साहब मेरे लिए दुआ करें कि ये मनसब मैं उस वक्त तक संभालता रहूं जब तक खान साहब वापस नहीं आते। मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन, ये धांधला हुआ है। आज पाकिस्तान में एक और इलेक्शन हुआ और उसमें दोबारा एक दफ़ा सिलेक्शन हुई। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान, जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पे रखी जाए तो वो पार्टी आगे क्या करेगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। सभी सियासी जमातों में इख्तलाफात और तजादात हैं और सभी जमातें कभी ना कभी ज़ेर अताब रह चुकी हैं। दायरे के सफ़र में जारी हमारा सियासी कल्चर ऐसा ही है। लेकिन एक जमात PTI जो कि ये दावा कर आई थी कि वो ये सब बदलेगी, वो ना सिर्फ कुछ तब्दील करने में बुरी तरह नाकाम हुई है बल्कि उसने बिगाड़ की नई मिसालें कायम की हैं। 9 मई का पुरतशद्दुद एहतजाज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और अब एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नाम पर PTI ने अपने बुलंदोबांग दावों की खुद नफी की है। चेयरमैन समेत सभी अहदेदारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर सियासी मुखालफिन जो हैं वो इसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बजाय इंट्रा पार्टी सिलेक्शन कह रहे हैं। हालांकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उससे मुताल्लिक इन जमातों का अपना रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। साबिक PTI रहनुमा परवेज खटक ने PTI को मशवरा दिया है कि पहले पार्टी इंतखाबात शफाफ बनाएं और फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। वैसे आम इंतखाबात की शफाफियत को लेकर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी तनकीद का रुख नून लीग की जानिब रखा हुआ है। उन्होंने आज भी नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि उनकी जमात इंतज़ामिया का सहारा लेने के बजाय वोट को इज्जत दो के बयानिए पर चले और कम से कम वोट की बेइज्जती ना करे। सियासी अखलाकियात का दर्स देती तजादात से भरपूर सियासी जमातों की इसी सियासत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शैला रजा साहिबा मौजूद हैं, पाक्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कुछ ही देर में हमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अच्छा शैला साहिबा, आज बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों की पार्टीज़ में कौन से डिफरेंट नॉर्म्स कोई जो है वो चलते हैं। जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या अनअपोज जीतते हैं, बल्कि मुखालफिन तो ये भी ताना मानते हैं जी पर्ची वाले जो हैं वो चेयरमैन हैं। दैट असाइड, बट कौन सा ये होता है कि बिला मुकाबला कोई ना हो और एक आपका वर्कर कोई इनके सामने खड़ा हो तो फिर वो बात की जाए कि जी आज का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुख्तलिफ था, वो तजादात से भरा हुआ था। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। भुट्टो साहब की जब जेल में थे तो उनके साथी जो थे उन्हें छोड़ गए थे। बेगम नुसरत भुट्टो ने उस वक्त मुश्किल वक्त था, हमारी पार्टी से कोई मुकाबला ना करे। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनका तो सियासत का इरादा नहीं था, लेकिन जो हालात उनके घर में गुज़रे उससे उन्होंने वो बेड़ा उठाया और फिर उनको जिन हालात से गुज़री आज तक कोई लीडर नहीं गुज़रा। उसके बाद जो है उनकी लाश सामने रखी हुई हो और कारकुन ये मुतालबा करें कि जरदारी साहब आप संभालें, तो ये भी कोई आसान फैसला नहीं था। और उसके बाद जो है वो आप देख ही नहीं है कि एक मुसलसल जद्दोजहद है जो चेयरमैन बिलावल के साथ जरदारी साहब और पूरी पार्टी कर रही है। तो पूरी पार्टी एक अपने एतमाद का इजहार भी करती है और CEC भी बैठती है और सब होता है। और जब इलेक्शन हुआ था तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा हो कि भाई हमें एतमाद नहीं है, उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब किया। अगर इन हालात के बाद कोई अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बिला मुकाबला कर रहा है तो उसकी पार्टी से डिसेंटिंग वॉइस भी तो नहीं आ रही है ना।
अच्छा, फिर डिसेंटिंग अगर पार्टीज ही में डिसेंटिंग वॉइस आने लगे तो फिर तो समझना चाहिए। चले, डिसेंटिंग वॉइस अगर आप अकबर एस बाबर साहब की डिसेंटिंग वॉइस कह रही हैं या उस तरफ इशारा है, तो वो भी तो मतलब वो उनका तो बाकी की तो वॉइस है ही नहीं ना। बाकी तो या तो पीपीआई में, गुजारिश तो आईपीपी में बैठते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आपको पता है हमारे मुल्क में जो सियासत जिस तरह चलती है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि बेशक जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल वक्त में जो है वो पार्टी की कमान संभाली और बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उस वक्त को गुजरे हुए 16 साल हो चुके हैं। जिस तरह नून लीग को ताना पड़ता है कि बिला मुकाबला अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं है, तो ये भी नहीं है कि पार्टी कारकुनान ये समझते हों कि या ये समझ लिया जाए कि जी वो समझते हैं कि और कोई इस काबिल ही नहीं है। बात यह है कि कॉन्फिडेंस जब नहीं मिलता कि कोई और जो है वो सामने खड़ा हो सके, तो फिर साल से वही लोग मुंतखब होते आ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी हो, क्या PMLN हो, तो बात डिफरेंस फिर कहाँ है? सब एक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को मना नहीं किया गया, किसी को मना नहीं किया गया। जिस असेंबली में मैं मिनिस्टर हूँ, वहाँ जरदारी साहब की बहन MPA है। मैं इस सूबे की 7 दफा एक्टिंग गवर्नर रह चुकी हूँ, उनकी बहन तो नहीं रही। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने अपनी पार्टी की कमान जिनके हाथों में दी है वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो मुल्क से बाहर नहीं भागेंगे हमें छोड़ के मुश्किल हालात में। तो यही अगर जेल भी जाना होगा तो पहले वो जाएंगे। लेकिन फिर यही बात तो दूसरी जो आज जहां इलेक्शन हुआ है वो भी ये कह सकते हैं कि हमें तो कॉन्फिडेंस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब ने हमें कहा कि इनको देना, ये खान साहब का कह दे ना, वो कह दे तो तभी तो सब कह दें। हम तो उनका जो आइन है वो कह देना, वो अपने आइन पे जाएं। वोटर लिस्ट कहाँ थी, वोटर का क्राइटेरिया क्या था, जेल में बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने कैसे अपना नॉमिनेशन भरा। यहाँ पे जेल में बैठे हुए अगर आपको याद हो, डॉक्टर आसिम साहब जो है ना, उनको इतना इम्पोर्टेंट ओहदा दे दिया गया था, वो जेल में ही थे उस वक्त। तो यहाँ तो ये भी चीजें होती रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो वर्कर थे, काम कर रहे थे, फिर जहाँ इख्तलाफ हुआ वो हटे भी, फिर दूसरे बन गए जो है। यहाँ पे तो किसी का कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि उनकी पार्टी को इलेक्शन मुबारक हो। चलेंगे, ये मेरा ख्याल है ठीक है। बट जरा अगर अली गौहर साहब इस वक्त हमारे साथ क्या मौजूद है? अली गौहर साहब कुछ ही देर में हमें जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। फिरदौस साहब, तजादात से तो हमारी सियासत भरी हुई है और मेरे ख्याल है वही एक चीज़ जो हम देखते आए हैं। मैं ज़रा पहले अली गौहर साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ, ताकि कलेक्टिवली एक जो है वो जवाब आपसे लूँ। अली गौहर साहब, ये बताइए कि आज आप लोग, अभी मैं कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहिबा को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी मैनिपुलेटेड है, उन्होंने कहा रिग्ड है, उन्होंने कहा सिलेक्टेड है ये इलेक्शन जो है। बट या तो ये हो कि आपने कोई बड़ा अच्छा जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट किया हो। आपके अभी कुछ देर पहले 16 लोग जो हैं वो बिला मुकाबला जो है वो इलेक्ट होके आ जाते हैं, वो सिलेक्शन नहीं है। आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आपके जो ये कायद हैं, वो उनके सामने कोई जो है वो खड़ा नहीं होता, कोई उनको अपोज नहीं करता। आप लोगों के अपने इलेक्शन इस तरह के होते हैं। आप लोग बात इस वक्त PTI पे ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बहुत अपहोल्ड किए हैं और PTI ने कोई तबाही मचा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारे जब भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो इसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे शिरकत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो किसी बंद कमरे में नहीं होता, बल्कि पूरा उसके लिए मैदान सजता है और इसमें तमाम मेंबरान जो हैं वो हमारी पार्टी के इकट्ठे होते हैं। जिस तरह से कि आपने देखा कि इस दफा भी जब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी मैं भी उसके अंदर मौजूद था और उसमें पूरे पाकिस्तान के जो PMLN के नुमाइंदे थे वो उसके अंदर मौजूद थे और काफ़ी दिन पहले उसकी तशहीर की जाती है और उसके लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह से कि 3-4 मिनट के अंदर बंद कमरे में हुआ, फिर उसके बाद इनके ही बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने कि एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट इनके खिलाफ फौरन फंडिंग केस में भी दी थी और अल्टीमेटली ये उसमें भी सजा हो गए। तो इसी तरह से आप उनके तफादात देख लें कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं और क्या बयान कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मतलब है कि एक पार्टी का भी एक प्रोसीजर है इलेक्शन करवाने का
अगर तो उसको अडॉप्ट किया जाता है प्रॉपर प्रोसीजर पे, तो इस पर हमें कोई आपकी पार्टी का प्रोसीजर ये है कि 16 लोगों को वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो नामजद किया जाता है, अनअपोज्ड वो इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें 4 मिनट नहीं उसमें 40 मिनट लगे तो वो ठीक है, इनके 4 मिनट में बकौल आपके हुए तो फिर वो गलत है। नहीं, बात 4 मिनट या 40 मिनट की नहीं है। बात ये है कि अगर किसी सीट के लिए कुछ लोग अगर अपना इलेक्शन, पार्टी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो किसी को कोई रोक टोक नहीं होती। तो जाहिर है कि अगर हमारे 16 है या 14 है, जितने भी नायब सदूर हैं, अगर उसके लिए लोग नाम ही उतने पेश करते हैं तो फिर जाहिर है इलेक्शन तो नहीं होगा उस स्टेज के ऊपर। तो जाहिर है हमारी पार्टी में अगर इनके भी जो बिला मुकाबला हो जाए तो इसका नहीं है, लेकिन इन्होंने तो इनकी तो बेशुमार खामियां हैं, एक लंबी फहरिस्त है। जिस तरह से कि इन्होंने मतलब है कि वो सारा कुछ उजलत में किया है, और जिस तरह से कि ये मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी रूल्स है उनको भी इन्होंने मतलब है कि प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मतलब है कि इस तरह से तो नहीं तस्लीम किया जा सकता। और हमारी बात छोड़ दें, अकबर एस बाबर साहब इनकी पार्टी के रुकन है, बानी रुकन है। आप उन्होंने जो मीडिया टॉक की है वो आपको अकबर एस बाबर साहब कहाँ खड़े हैं, वो उनका अहमर बिलाल सूफी कितने कंट्रोवर्शियल है। अहमर बिलाल सूफी साहब तो वैसे ये भी कह रहे हैं कि बाकी पार्टीज का भी फिर उसी तरह जो है वो स्क्रूटनाइज होना चाहिए, वरना इस पे आवाजें उठेंगी। शरा साहिबा कल वो एक टीवी टॉक शो में बोल रहे थे। हाँ, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी को किसी चीज पे कोई एतराज बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन को शायद एतराज है। वो कहते हैं कि नहीं, हम एक पार्टी को इस वक्त फिलहाल जो है हम देख रहे हैं, एक पार्टी को हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। जरा मैं फिरदौस साहब की जानिब जाती हूँ। फिरदौस साहब, आई एम सॉरी, जितना इस वक्त जो ये चल रही है, जो डिबेट चल रही है, अंग्रेजी में एक जो है वो कहावत है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, वो वाला मुझे लग रहा है। अपने भी बहुत सारे तजादात हैं, आप लोगों के भी खैर तजादात हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके यहाँ पे जो है वो बड़ा ठीक इलेक्शन हुआ है, बट हैविंग सेड दैट हर जगह इस वक्त नज़र आता है हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें किस किस्म की डेमोक्रेसी चल रही है, तो हमें नज़र आ ही रही है। हैविंग सेड दैट, आपके अपने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, आपकी पार्टी के केपीसी प्रेसिडेंट भी थे, परवेज खटक साहब, वो एक मशवरा दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ ज़रा आपको सुनवा दूँ और फिर आपसे उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। जितने भी हमने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने रिकॉर्ड दिए वो सारे जाली थे। कभी किसी को कमिश्नर बना दे, जाली कागज़ बना लेते थे, नाम डाल लेते थे, वो टिक मार्क कर देते थे कि इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया सही किया, क्योंकि सारे जाली इलेक्शन थे। और ये तो सबसे बड़ा जाली इसलिए कि यहाँ इमरान खान और पीटीआई जमहूरियत की बात करती है और ये भी कहती है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पहले तो अपनी पार्टी में साफ शफाफ इलेक्शन करें, जमहूरी तरीके से लोगों को इलेक्ट करें। अच्छा, ये बताइए इस वक्त नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त खटक साहब आपको ये मशवरा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? खटक साहब इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, खटक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर बाकिरदार बाज़मीर इंसान थे तो इनको उस वक्त रिजाइन कर देना चाहिए, वरना उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। इस वक्त मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तमाम तर मेंबरशिप राब्ता पे है, डिजिटलाइज है, अवेलेबल है। जिस आदमी को चेक करवाना है बुलवाएं, वो अपना नंबर डालेगा, उसका नाम राब्ता पे ना आए तो मुझसे बात कीजिएगा। वी हैव अ कंप्यूटराइज सिस्टम और सारी दुनिया को पता है ये ऐप जो चाहे डाउनलोड कर ले, जिसको मेंबर बनना है बन जाए। हमारी मेंबरशिप फ्री है। हम जरूर स्क्रूटनाइज करते हैं, अकबर एस बाबर मेंबर नहीं है। पिछले साल के 17 जून के इलेक्शन 2023, पिछले साल क्यों, यही साल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ था इलेक्शन। कैसे हुआ था आपने खुद उसका हाल बयान कर दिया। बात यह, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो आज से कोई 80 दिन पहले उसने एक कोर्ट में फैसला सुनाया कि हमने आपके इलेक्शन को कबूल किया, अब आपको कोई खतरा नहीं है, चले जाइए। वो उसके इंटरव्यूज भी अवेलेबल है, उनका भी इंटरव्यू अवेलेबल है। 71 दिन बैठे रहने के बाद उन्होंने एक फैसला सुनाया इन राइटिंग आपके कि 20 दिन में इलेक्शन कराओ और फारिग, वरना फारिग ना तुम्हें इलेक्शन लड़ने देंगे। और उन्हें कह दिया, गोके हमने सिंबल तो कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर तुम्हारी इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो तुम्हें सिंबल किसी और को भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी पार्टी को हम इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। दीवार से लगा दोगे तो क्या हमारे वर्कर बेवकूफ हैं? क्या वो देख नहीं रहे कि बाकी जमातों में इलेक्शन कैसे हुए? पाकिस्तान में 305 जमातें रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितनों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं? उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हमने अपनी पार्टी के आइन में रहते हुए जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन नजर आता था, हमने आपस में मशावरत की और हमने कहा कि हम जो है जो हमारे जरूरत है उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, उनको दोबारा इलेक्ट कराएंगे। हमारा पंजाब का सेटअप जो था उसके अंदर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं है और ये आइन भी हम तब्दील कर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम आपका उस आइन को नहीं मानते, और उन्हें जो कहानी उसके लिए डालनी थी डाल दी। तो हमें पुराने वाले आइन में जिसमें हमारे सूबाई सदर थे, हमें उस पर जाना पड़ा और हमें पंजाब में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए। बाकी वो सारे लोग जो थे वही कंटिन्यू कर रहे हैं। केपी का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी था वही है, सिंध का वही है, बलूचिस्तान का ही वही। तो इसलिए हमने कोई ना नए लोग तजवीज किए, तो मोर ऑफ द सेम चल रहा है। सिर्फ पंजाब के अंदर है। एक जगह थी जहां मसला आया हुआ था कि एक कानून चल रहा है कि जो आदमी कन्विक्टेड है वो पार्टी का ओहदा नहीं होल्ड कर सकता। तो अगर चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़वाते तो मुझे 100% यकीन है कि उस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन हमारी इस इलेक्शन को रद्द कर देता, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब चेयरमैन का इलेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना, नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है। जी जी, तो हमें भी तो नजर आ रहा है ना। मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं हुआ या बायस्ड है या गलत है। नहीं, मैं कह रही हूँ प्रेसिडेंस है, एक प्रेसिडेंस है, मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं, प्रेसिडेंस गलत आप कोट कर रही हैं। एक लोअर कोर्ट में एक कैंगरू ट्रायल के जरिए, मैं ये बाकायदा लफ्ज कैंगरू ट्रायल कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो हुआ वो मुकदमा तो खारिज कर दिया गया, उसकी सजा नहीं खारिज की गई। नकवी साहब, आज आप उनको कैंगरू कोर्ट्स कहें, कल पीएमएलएन को कहती थी। बात यह है कि ये चक्कर चलता है। कल आप उससे जो है मुस्तफीद हो रहे थे, आज वो हो रहे हैं। मैं नहीं कहता, मैं इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट की आपको दे देता हूं, जो उनकी प्रेडिक्शन, जो उनका इंटरप्रिटेशन आया है, जिस तरीके से जस्टिस दिलावर ने किया, मैं आपको उसका रेफरेंस भेज देता हूँ। मैं अगेन वही बात कर रही हूँ ना, चक्कर जहाँ चलने की बात है। कल ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है वो इजाद की गई, उस पे आप लोग जो है उस पे सारे जो है वो उस पे मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह जिस तरह आप एग्जांपल दे रहे हैं, इसी तरह ब्लैक लॉज डिक्शनरी माजी में जो है वो वहीं से कोई डेफिनेशन निकाली गई। फिर उसके बाद आज जो चल रही है चीजें, बात ये कल जो आपको ठीक लग रहा था आज आपको वही चीज गलत लग रही है। प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप सब इकट्ठे नहीं होके इस पर बात नहीं करेंगे और देखते रहेंगे किसकी बारी आ रही है, तो ये चक्कर व्यू तो इसी तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल से माय बेग टू डिसएग्री विद यू। ओके, एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तमाम लोगों को आईनी हदूद में और जो हमारे मुल्क के कानून है उसको सही तरीके से इतलाक करके करें। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन से ज्यादा का केयर टेकर सेटअप नहीं होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपना जजमेंट भी लिख के दे दिया। कितनी सियासी जमातें जो हैं वो आइन के लिए उसके लिए खड़ी हुई हैं। आइन कहता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर फैसले जो कर सकते हैं वो सिर्फ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। ये सेंसस कैसे अप्रूव हो गया, और ये सिंध के चीफ मिनिस्टर कैसे बैठ गए उस गैर आइनी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में? 2 चीफ मिनिस्टर तो इलेक्टेड थे ही नहीं, क्या वे बच्चे हैं? आइन कहता है कि जनाब अली के इख्तियार है चीफ मिनिस्टर को असेंबली डिसॉल्व करने का, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते वो डिसोल्यूशन। तो ये तो जो आइन को नहीं मानते उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आइन को तो ना हमारे माजरे के साथ हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ना अपनी मनोमंशा से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करती हैं। आइन तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का भी कहता है, लेकिन वो होती सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स पे हैं। आइन तो ये भी नहीं कहता कि डेप्यूटी स्पीकर जो है जब वो फिल इन कर रहा हो स्पीकर के लिए तो रटी रटवाई सीट, यहाँ तक कि उसका नाम भी पड़ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी, तो आइन जो है वो तो आप लोग कुछ उस पर उसका इतलाक ही नहीं होने देते। अच्छा जी, नहीं होने देते, जो नहीं करने उन सबको सूली पे चढ़ा दे, मैं तो कहता हूँ।
दैट्स द ओनली पनिशमेंट आई नो। जिस किसी ने सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सख्त से सख्त सजा दे, जिसने भी किया तारीख में इस 76 साल। फेयर इनफ। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो कहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फुल कैंपेनिंग मोड में हैं और साथ साथ मुखालफिन बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर शैला साहब की तरफ जाऊंगी। PTI 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में लगा चुकी। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। अच्छा शैला साहब ये बताइए कि आजकल रोज़ तनकीद हो रही है PMLN पर, हालांकि PMLN का अगर तर्ज सियासत में देखूँ तो पिछले 20 महीने में कोई बदला नहीं है। जब आपके साथ कोalition में थे तब भी तर्ज सियासत वही था जो आजकल है, तो फिर ये इतनी तनकीद क्यों हो रही है? क्या इलेक्शन मोड है, पॉलिटिकल गिमिकरी है ये, या फिर कुछ नाराज़गी है कि कुछ वादे आपके साथ पंजाब की हद तक किए गए थे, कुछ लोग आपके पास आने थे लेकिन शायद अब वो नहीं आ रहे और वो शायद PMLN की तरफ जा रहे हैं, वो वादे वफा नहीं हो सके, ये नाराज़गी है? अच्छा, यहीं से मैं बात शुरू करती हूँ। पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, उसके लोगों के फैसले हम चेंज नहीं करा पा सकते। उनका अपना मूड होता है इलेक्शन में जाने का, और देखा जाए तो हम किसी के भी नहीं करा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये समझते हैं कि बुरे से बुरे हालात हमारे पंजाब में रहे भुट्टो साहब की शहादत के बाद, लेकिन हम वहाँ मौजूद रहे किसी न किसी शक्ल में, और हमारे एक एक आदमी पे 150-150 मुकदमात होते थे, और सभी को याद है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। और नून लीग सिंध में कहाँ खड़ी है ये भी सबको सब देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने नज़रिए के ऊपर चलकर वोट मांगते हैं। हम ताकत से भीख नहीं लेते कि हमें कोई थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए, या हमें जो है वो रेड कारपेट दिया जाए और बुला बुला के सहूलतकारी हो, चाहे इफ्तिखार चौधरी करें कि अपील का हक़ ख़त्म हो चुका था, सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने बुलाया और सहूलतकारी की, या अभी जिस तरह हो। तो वो तो हम कहेंगे ना कि आप वोट को इज़्ज़त दो से बहुत आगे निकल गए, ताकत से भीख लो, मुकदमों को झोंक दो, आवाम को छोड़ दो, ये वाले मामलात आ गए हैं। इलेक्शन है, इस पे बात होगी। और तो जो बात आपने की 16-18 महीने की, उनका तर्ज़ सियासत मुख्तलिफ हो गया है। एक मिनट, जो तर्ज़ सियासत है उसमें हम PDM का जब हिस्सा थे, जब भी हम उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, और जब PDM का हिस्सा नहीं थे, जब भी हमने बाग में उनसे इलेक्शन लड़ा और जीता है। जो 16 महीने की हुकूमत थी वो यकीनन सब जानते हैं कि एक क्रेडिबिलिटी थी इंटरनेशनली, जिसमें सबको मालूम है कि रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने माहिदा कर कर इंटरनेशनली यू टर्न ले लिया था, और दोस्त ममालिक भी जो हैं वो हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं थे। वो एक सिस्टम को सही किया गया, और बाकी रही, मैंने आपको बता दिया कि ये एक मुश्किल वक्त था, इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग ये साजिशें कर रहे थे कि IMF से अगर मायदा हो जाए तो पंजाब और KP उसको अमल ना करे। यहाँ पे लोग बैठ के ये कर रहे थे कि सिंगापुर जैसे हालात हो जाएं, तो हमने उन हालात को काबू पाया, और यकीनन 3 साल 8 महीने का जो बिगाड़ था वो 16 महीने में नहीं पूरा हो सकता था। उसको अब बेहतरी के ट्रैक पे डाला है कि अब दोस्त ममालिक भी देख रहे हैं और IMF भी। आपने थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि जिसने आइन तोड़ा है उसको लटका दो, तो देखें उसका कानून मौजूद है और उसके तीनों शिकों पे एक साथ अमल करना होता है। जिसने डिक्टेटर को सपोर्ट किया, चाहे वो उसके रेफरेंडम में जो है वो चीफ पोलिंग एजेंट बना हो या उससे सीटें मांगता रहा हो 100 और वो चाहता हो कि 40 दें, जिसने जो है जिसकी भाषा बोली और थर्ड ऑप्शन के तौर पर आया, वो भी याद रखे कि ये सब
क्या सज़ा होती है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की सारी बातें याद हैं, तो ये भी याद होना चाहिए कि हर तीसरे महीने उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका इजलास बुलाना ज़रूरी है। और कितने इजलास बुलाए गए 3 साल 8 महीने में। और ये भी याद रखना चाहिए कि सीईसी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके साल में 2 इजलास बहुत जरूरी हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि एनएफसी क्यों नहीं किया गया। ये भी याद रखना चाहिए कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमत को किसने खत्म किया और कोर्ट के कहने के बावजूद क्यों नहीं बहाल किया। ये भी याद रखना चाहिए कि एक वजीर आला जो है उसका इलेक्टोरल, आखिरी बात कर रही हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वजीर आला का, वो उसके एमपीएज होते हैं जिस तरह एक वजीर आजम के एमएनएज होते। तो अगर आपका इलेक्टोरल कॉलेज 99.9% असेंबली डिसॉल्व नहीं करो तो आप नहीं करेंगे। आज इस वक्त ये तासुर ये मिल रहा है जब आप तनकीद करते हैं कि आपको उन 20 महीने पहले ये चीजें नहीं याद आई, तो उस वक्त प्रिंसिपल्स की कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस तो होगी ना। पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। नहीं, लेकिन जब आप कोalition गवर्नमेंट में आ गए तो प्रिंसिपल्स की कन्वर्जेंस कहीं तो होगी ना कि वो मजबूरी थी। पाकिस्तान के लिए सियासत की जाती है ना। देखिए पाकिस्तान के लिए सियासत करती है ना। उस वक्त ये ताने नहीं थे, उस वक्त ये ताने नहीं थे कि आप जो है वोट को इज्जत दीजिए। उस वक्त भी थे, मसले थे, हमें मसले थे, लेकिन चुप सादी भी थी ना, क्योंकि उस वक्त आप लोग गुजारते हैं तमाम मेरी मारिया साहबा मेरा एक जुमला याद सुन ले प्लीज। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुल्क के लिए सियासत करती हैं और अवाम के लिए। तो हम उनमें नहीं थे जो ये कह रहे थे कि अगर हमें हटाओ वरना बॉम्ब मार देते। मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चली जाऊं। हमें उस बॉम्ब से बचाना था जो दुनिया मारती। आज से 20 महीने पहले तक, जब तक हुकूमत नहीं गई थी, उन 16 महीनों में तो चुप का रोजा सादा हुआ था इस हवाले से। अब उनको खैर ये चीजें याद आ रही हैं, दैट असाइड। लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म असाइड आपके अपने लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिस तरह चीज़ें चल रही हैं। इंटरनेशनल जो जरीदे वो भी जो है इस वक्त आपके तनकीद कर रहे हैं कि किस तरह आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नॉट लॉन्ग अगो आपकी पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज क्या फरमा रहे हैं, आपके हवाले से जरा सुन लेते हैं। ध्यानी नहीं है, लेकिन ये अब जमातें दूसरी बात कर रही हैं और यही वो मामलात हैं जिनसे इलेक्शन पर में इबहम पैदा होता है। ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। अगर पहले से ये तासुर हो कि कोई फेवरेट है नहीं है, उसको तक इलेक्शन में धांधली होगी तो ये नुकसान पहुंचता है। देखिए फेवरेट जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। तो आज तो कैफियत ये है कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकती। अच्छा ये बताइए अली गौर साहब कि क्या वजह है कि ये तासुर बढ़ता जा रहा है और अब तो अंदर से लोग आपके कह रहे हैं। आज बादशाह ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की सियासत जो है वो कर रही है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें सिर्फ आपकी मुखालफी नहीं कर रहे, अंदर से भी आपकी जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। ये एक तासुर आप उसको नेगेट करने में बुरी तरह जो है वो नाकाम हो रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे कुलीग ने बड़ी डिटेल बात की है। मैं भी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे थोड़ी सी तफसील से बात करनी है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी इंटर पार्टी इलेक्शन पर, तो आपको याद होगा शायद 2013 में या उस वक्त पीटीआई ने इलेक्शन करवाए थे इंटर पार्टी। जस्टिस वजीरुद्दीन साहब उस पे मतलब बने थे। एक उन्होंने वो फॉरम बनाया जिस पर के उसकी उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके वजूद्दीन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और किस तरह से वो इलेक्शन भेज दिए, किस तरह से उसकी रिपोर्ट आई, किस तरह से धड़े बने, किस तरह से पैसा चला, और उसके बाद उन इलेक्शन के रिजल्ट को खत्म करके फिर उसके बाद नामजदगियां की गई और आज तक कोई इलेक्शन ही नहीं करवाया गया। फिर वो नामजदगियां चलती रही। जिस तरह से कि इन्होंने केपीके में एक छाप बोर्ड बनाया था और उसके बाद उस पर ताले लगा दिए थे और फिर अल्टीमेटली वो बातें जो हैं वो अंगूठियां लेने पे खत्म हुई और क्या क्या करते हुए और किस किस तरह से मतलब जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं है और जो ये करते हैं वो ये कहते हैं उसके बारत में और कुछ और करते हैं। देखें दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए अभी हम पार्टी इलेक्शन में है, जाहिर है कि जो पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल हैं वो आप इलेक्शन तो मतलब जाहिर है कि इलेक्शन बोर्ड में तनकीद करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि जिस तरह से कि मुशर्रफ दौर में एक NRO हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है कि सबके सामने है, और ये NRO क्यों हुआ था, वोट को इज्जत तो उस वक्त भी कमाल हुई थी। और जाहिर है कि मतलब है कि इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि बाकी लोगों के बारे में ये बात की जाए कि वो नारे से पीछे हट गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई झोल नजर आता है, और जाहिर है उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जाहिर है चाहे पंजाब हो चाहे कोई दीगर सूबा हो, एंटी नून वोट भी है, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों के जरिए आप एंटी वोटर को जो है वो इस तरह से मतलब है मुतासर कर सकेंगे। लेकिन ये तासुर तो जा रहा है ना अली गौहर साहब कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपको हाई कमिश्नर आके बगैर किसी ओहदे के आके आपको सी ऑफ करता है, उसके बाद आपको जिस तरह आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपकी जमानत वैसे ही हो जाती है। ये तासुर तो बिल्ड कर रहा है, और ये मतलब कोई ये नहीं आप कह सकते कि इसके पीछे कोई शवाहिद या लॉजिक नहीं है। देखिए बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब के झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई, जिस तरह से हुई, जिस तरह से वो वाजिद साहब जो थे वो जिस तरह से सरबराह बने, और फिर इन्होंने आकर अदालत में जो बयान दिया था वो भी उन्होंने तो खुद ये इकरार किया था कि उनके ऊपर कोई मरियम साहबा के ऊपर जो है वो एलिगेशन साबित हो सका है, ना नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई एलिगेशन साबित हो सका। इस चीज का तो वो अली साहब देखें वो चीज़ अपनी जगह, इस मुल्क में झूठे मुकदमे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि किसी के पास ये फैसिलिटी होती है कि आप बैरून मुल्क से आए और उसके बाद आके आप अपने आप को सरेंडर ना करें, जाके आप जलसा कीजिए। देखिए मुझे गुजारिश करने दें ना, मुझे गुजारिश करने दें। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी अदालतों में आए, जब उनके ऊपर झूठे मुकदमात बने, अपनी बेटी के साथ आए, अदालतों के आगे सरेंडर किया। आज भी नवाज शरीफ साहब आए तो अदालतों के सामने आए। अली गौहर साहब मैंने बिल्कुल अदालतों के सामने आए, लेकिन ये जो लेवरेज है ना ये नहीं मिलती। ये अगर मैं इश्तिहारी हूँ या आपको शर्जील मेमन साहब याद है, उनके पास तो बाकायदा जो है जी उनके पास प्री अरेस्ट बेल थी, के लिए कोई भी तैयार नहीं। जी सुनाइए जी, सुनाइए अली साहब। 2002 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन। सर आप मेरे जवाब से ना मेरी गुजारिश गोलमोल कर रहे हैं ना इस वक्त जवाब को। नहीं आप मेरी गुजारिश सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें जाहिर है, ये हकायक अवाम के सामने आपके प्रोग्राम के जरिए आ रहे हैं। लेकिन मैं जो हकायक कह रही हूँ वो भी तो हकायक है ना, कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, वो भी तो हकायक है, वो भी हकायक है, उनसे भी फिर आप नजरें ना चुराएं। नहीं इसी यही वजह है ना कि आप बात भी नहीं मुकम्मल होने दे रही। 2018 का इलेक्शन का है, नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन के बाद। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर अदालतों से उनको इंसाफ मिलता है, जिस स्पीड के साथ उनको सजाएं सुनाई गई थी, क्या उस स्पीड के साथ उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या एक दफा फिर वो इलेक्शन से बाहर होने चाहिए? ये इंसाफ है। और वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बट ऑन दैट नोट में एक छोटी सी आपके सवाल का जवाब ये है कि हम अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, आप अदालतों के सामने अपनी कन्वीनियंस के तहत, और सिस्टम भी आपको वो कन्वीनियंस अलाउ कर रहा है, ये सिस्टम अलाउ कर रहा है कन्वीनियंस आपको, चाहे आप उसको ये कहें कि क्योंकि माजी में जो है वो हमें जो है वो विक्टिमाइज किया गया तो आज सिस्टम उसका असाला कर रहा है, लेकिन मिल रहा है आपको ये लेवरेज मिल रही है। 9 मई वाली आप 9 मई वाली पार्टी अली भाई 9 मई को कोई एंडोर्स नहीं करेगा, उसको जितना कंडेम किया जाए कम है, लेकिन 2 wrongs do not make a right। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नकवी साहब की तरफ चलती हूँ। नकवी साहब, एक तरफ ये तासुर है कि सिस्टम इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो सपोर्ट करने में इस वक्त लगा हुआ है,
और उनको किसी तरह भी जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में एक सहूलतकार का रोल अदा कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ तक आपकी जमात की बात है तो खा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या सिविल इंतज़ामिया हो, शायद अगले इलेक्शन में जो अपकमिंग इलेक्शन 8 फरवरी वाला, उसमें बल्ला शायद मौजूद ना हो। क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने आप फिटनेस कहने में बड़ी तहम्मुल से न शैला की बात को डिस्टर्ब किया न गौहर की बात को। बिल्कुल। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप यही डिसिप्लिन उनसे भी इन्फोर्स कराएंगे। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ उनकी बातों के जवाब दे दूं पहले, या पहले आपकी जवाब कर? प्लीज प्लीज। जैसे आप कहें। देखिए, पहली चीज मैं 2-3 तारीखी वाकयात सुनाना चाहता हूँ। एक वाकया ये हुआ कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई कि उन्हीं ने रिश्वत कबूल की या रिश्वत दी। किस सिलसिले में? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के सिलसिले में। सबमरीन खरीदी, किस मुल्क ने खरीदी? पाकिस्तान ने खरीदी। किसको दी? उस पे उनको सजा हो गई। जिसको दी उसके नाम भी उसके वहां की अदालतों में आए। पाकिस्तान में किसी को सजा नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में एक केस हुआ, वहां कोटेक्ना को सजा हो गई कि उसने पाकिस्तान से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसने रिश्वत दी थी। उस कंपनी को फाइन भी हो गया, उधर भी नाम आ गया। हमने उसके बारे में भी, पाकिस्तान में किसी को सजा नहीं। पाकिस्तान में पनामा लीक्स का किस्सा आया जिसके अंदर शरीफ फैमिली का जिक्र आ गया, वो पीटीआई ने नहीं पेश किया था। वक्त के वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर और नेशनल मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं एक एक पैसे का हिसाब दे सकता हूँ, मैं पूरी मनी ट्रेल दूंगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो बात आई तो उसके बाद सिर्फ एक कतरी खत पेश कर दिया गया। ये तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। हुदैबिया पेपर मिल्स हुई, उसमें से मनी ट्रेल नहीं मिली, उस वक्त भी कतरी खत। और आप अगर उसकी आगे की भी बात देखेंगे तो हेलीकॉप्टर केस। डॉक्टर साहब, आप तो पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने सत्ताधारी हो गए। देखिए गौर साहब, मैं बड़ी खामोशी से सुनता रहा हूँ, बड़ी खामोशी से सुनता रहा हूँ। डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ कि उनके क्रॉस क्वेश्चन खत्म हो गए, हम पर तो 10-10 करती हैं एक-एक सेकंड। अली साहब, आपसे तो क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। अली साहब जरा नहीं, मैं सकते में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश-ओ-हवास में हूँ, सुन रही हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहे जैसे आप। अच्छा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम बाशऊर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्लेम भी करती है। अवाम की अदालत फैसला करेगी कि ये कितनी जल्दी और किस तरह बरी हुए हैं। आज हर जो भी सर्वे होता है वो ये साबित कर रहा है कि अवाम ने किसका बयानिया खरीद रहे हैं और किसका नहीं खरीद रहे हैं। मैं बाकी हमारा हिस्सा 3 साल है, इस मुल्क की तारीख 76 साल हो गई। ये जो इस वक्त बड़े बाकिरदार लोग बने फिरते हैं, उन्हीं ने लॉन्ग मार्चेस की थी कि महंगाई 9% होगी, पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। अगर थोड़ी सी गैरत होती, हमीयत होती, जहानत होती, तजर्बा होता, तो जैसे ही महंगाई 39% के लगभग पहुंची थी, वजारत छोड़ देनी चाहिए थी, हुकूमत से बाहर निकल आना चाहिए था। जिस दिन पेट्रोल की कीमत में 51 रुपए का इजाफा हुआ था, ये जो 15 रुपए का शोर मचाने वाले थे, उन लोगों को हुकूमतें छोड़ दी हैं। लेकिन वो जो सैर सपाटे की आदत पड़ गई थी, वो उसको क्या करते? 250 करोड़ रुपए इज द एक्सपेंस विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पेड फॉर ट्रिप्स। और अभी के भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब जिस सैर सपाटे पे कर रहे हैं, आज एक तस्वीर आई कॉन्फ्रेंस की जी, वो का प्राइम मिनिस्टर फ्रंट रो में और हमारे बिल्कुल और हमारे वाले चौथे पे भी बिल्कुल। लेकिन मैं नकवी साहब बहुत मैंने बिल्कुल ज्यादा हो चुके, 90 दिन से ज्यादा बागैरत कौम होती तो कम से कम ये केयर टेकर सेटअप चेंज करके कोई दूसरा आना चाहिए था। कि आपको 98 डेज से ज्यादा के कोई नहीं है, आपको राइट्स नहीं है बजट आने की, आपको ये सब अपनी गैरतें भूल गए।
इनकी कोई हमीयत नहीं है। चलिए वो मेरा ख्याल है गैरत की और सिर्फ इनकी एक बात है, सिर्फ इनकी एक बात है, किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में नहीं आने दो। नहीं वो तो चले, वो तो एक चीज नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपसे आई बेग टू डिफर। आपने बिल्कुल कहा कि यहाँ पे जो है लोगों को छोड़ देना चाहिए था। कॉल ऑफ फेल में तो हमारे सियासतदानों की अक्सर तजाद होता है। आप कि तमाम पार्टीज आ जाए, तमाम आ जाए। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को भी आने दो, जरदारी को भी आने दो, सबको आने दो। हम इलेक्शन में हरा के दिखाएंगे इनको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये इलेक्शन का मैदान ही है जो फैसला करेगा। लेकिन हमने बड़ी बात है कि मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, जहाँ हमारे मुल्क का ना अलमिया ये है नकवी साहब, जब हम ऑपोजिशन में बैठे होते हैं ना तो हमें सारी जो प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स है वो सारे नजर आते हैं। आपने अभी कतरी खत की बात की, मुझे कुछ देर पहले याद है कि जो तोशा खाना का केस आया उसमें बजाय इसके कि प्रॉपर मनी ट्रेल आती, एक छोटी सी दुकान की कच्ची रसीद आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क में इंसानी हकूक किसी के ना हो, ये ना हो कि यहाँ आइन की बालादस्ती ना हो। ये कोई तरीका कार है? ये कोई मुल्क रह गया या बनाना रिपब्लिक बना दिया? नकवी साहब अगेन मैं वही बात करूंगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात से अग्री करें ना करें, इस मुल्क में एक साइकिल चलता है। कल आप उस साइकिल से जब मुस्तफीद हो रहे थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। I am sorry, that's not an excuse. I will buy. That is absolutely not an excuse. बट कल फिर आपको उस पे ऑब्जेक्ट करना चाहिए था जब वो साइकिल चल रहा था, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, जब सहाफियों को उठाया जा रहा था, जब प्रोग्राम्स बंद हो रहे थे, आपको उस वक्त भी बोलना चाहिए था नकवी साहब। It's very easy to speak of these things when you're in the opposition. जब आपको लगता है कि आप विक्टिमाइज हो रहे हैं, उस वक्त भी ये चीजें हो रही थी। सहाफी जब उठाए जा रहे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर कहते मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद में बैठे कहते मुझे पता नहीं है। मेरे जुर्म की आप सजा दे दीजिए, मेरे मुल्क को दुरुस्त कर दीजिए। चलिए हम लोग भी मैं अपनी सजा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। हमने क्या सजा देनी है जी? इसमें तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जो आपने गलती की है, नो मे को कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। जो आपने गलती की है उसका तो जो है वो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मैं या शैला रजा साहब या अली गौर साहब कौन होते हैं आपको कुछ सजा देने वाले? लेट लॉ शुड, देखिए, इट्स नॉट दैट जस्टिस बी डन, जस्टिस मस्ट आल्सो सीम टू बी डन एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आर द कोर्ट्स बीइंग इक्वल? Is there fair justice available? Being equal, जब बंदयाल साहब कह रहे थे good to see you when he was being sent in a Mercedes to a state guest house, क्या वो उस वक्त लॉ इक्वल इतलाक हो रहा था? चलो साहब कुछ ऐड करना चाह रही हैं, क्विकली आ जाए। फोरम मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ने ये देखा होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खालिक आइन को आइन एक तरफ रख के फाड़ कर उसको फांसी दिला दी जाती है और उसी के जजेस जो है वो बाहर जाके रोते। यहाँ पे ये भी देखते हैं, इनको खामोश कर देना, इनकी बारी खत्म हो गई। अच्छा नकवी साहब बहुत तामुल से सुनी आपकी सारी बात। मारिया साहब मैं आपकी नकवी साहब इजाजत से बोल रही हूँ। जी प्लीज बोलिए। हाँ जी। हाँ, तो सारी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ खालिक आइन को फांसी दी गई आइन पाड़ के। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां उसकी बेटी और बीवी को जो है वो 4.5 साल जेलों में रखा गया। बट अगेन ये जो साइकिल चलता है इस पे अगर आज किसी को तकलीफ हो रही है तो माजी में भी बोलना चाहिए था। ऑन दैट नोट आई क्लोज टुडेज प्रोग्राम। नकवी साहब, अली गौर साहब और शैला साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।